मेरी भाभी रोज मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती थी, लेकिन मुझे हैरानी होती थी जब भाभी उस दाल को बिना पकाए ही अपने बेडरूम में ले जाती और फिर बाहर निकलकर लंगड़ाते हुए कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन रंग उड़ते हुए बाहर निकली तो मैं हैरान रह गई। उस दिन पयाल भाभी ने मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी। जैसे ही मैं वह दाल लेकर घर पहुंची, भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गईं। मैं हैरान रह गई कि भाभी को क्या हुआ। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आई। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर भैया ने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे घूरकर पूछा, पयाल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया, भाभी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आंख लग गई होगी। भैया ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया और बोले, पयाल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही, भाभी, दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने के लिए घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया, आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। हो सकता है भाभी सो गई हों, निशा भी तो सो ही रही है। भैया ने ना में सिर हिलाया और मुझसे बोले, तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपने मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूं? तुम तो हर रोज ही यही सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की थी और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं डर गई थी, मगर फिर भी मैंने आगे बढ़कर कहा, भैया, आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको परेशान नहीं किया। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसीलिए वह सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह बोलीं, शुक्रिया स्नेहा। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थीं। वह बोलीं, स्नेहा, दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थीं। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल खा ली है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थीं। मैं अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर सुबह घबराकर मेरी अचानक से आंख खुली। मेरे साथ साथ निशा भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी बड़ी बेचैन और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे और भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम होगा। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई। ऑफिस जाते हुए भैया मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थीं, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। जब मैं घर पहुंची
तो मुझे लगा कि भाभी मेरे इंतजार में ही बैठी होंगी। वह मुझे देखकर फौरन कहने लगी, स्नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाकर दे दो। फिर वह अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गईं। भाभी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। पयाल भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गईं। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर भी यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम को भैया ऑफिस से आए तो मेरे और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर भाभी भी अपने कमरे से निकलकर आ गईं और वह फिर से लंगड़ाकर चल रही थीं। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं कर रही हैं। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच फौरन बदली और भाभी के पास जाकर पूछा, आपके पैर में क्या हुआ है? तो वह चुप हो गई। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई। मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी, आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, आज तो मैंने आलू की सब्जी बनाई है। दाल तो मैं कब की खा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन निशा को देखकर एकदम से चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने निशा से किताबें छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मेरी जान बख्श दो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती हो। मुझे निशा से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने कभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, लेकिन मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने से टाल रही थीं और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थीं कि वह लंगड़ा कर ना चलें। भैया ने मुझे गुमसुम देखा तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे भैया को बता दिया कि निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। यह सुनकर भैया हैरान हो गए। फिर उन्होंने निशा को आवाज देकर बुलाया और बोले, तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती? मैया के शब्द अब भी मुंह में ही थे कि निशा जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती हैं घर के कामों में मदद करो, और मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए। फिर वे उठे और निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, निशा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? निशा बिना कुछ बोले रोती रही। हम सब भी परेशान हो गए। अचानक उसने अपने आंसू पोंछे और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, पयाल निशा घर में ही रहती है, फिर भी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? भाभी का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, वह डरी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, सुनील, निशा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है। मैंने उसे 1-2 बार कहा कि घर के कामकाज में मदद कर दिया करो, शायद उसे मेरी बात बुरी लगी होगी। भैया कुछ सोचने लगे और मुझे ऐसा लगा जैसे पयाल भाभी हमसे कुछ छुपा रही हैं। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी, अच्छी अच्छी फिल्में, किताबें और नोवेल्स लेकर आए और निशा के हाथ में थमा दिए। फिर कैरम भाभी के हाथ में देकर बोले,
पयाल, तुम और स्नेहा कैरम खेल लिया करो। भाभी भी मुस्कुरा गई। जब मैं कमरे में आई तो निशा बड़ी जोश में थी। उसने कहा, अब मैं सारा दिन फिल्में देखूंगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। भैया निशा के लिए बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज कदमों से छत पर चली गई। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं परेशान हो गई और सब कुछ भूलकर बाहर देखने लगी। लगभग 1 घंटे बाद भाभी अपने कमरे में वापस चली गई। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई, भाभी ने मुझे पैसे दिए और फिर से 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेजा। जब मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो देखा कि निशा फिर से फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह चौंक गई और किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा, पहले भाभी की दाल ला देती हूं, फिर निशा को देखूंगी। जब मैं दाल लेकर आई तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और बिना कोई बात किए अपने कमरे में चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और निशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई। निशा ने मुझसे कहा, स्नेहा, भाभी को यह रोज रोज दाल मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? निशा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा सिर चकरा गया। निशा ने बताया कि भाभी हमसे छुपकर घर से निकलती हैं और इसी वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है। मैंने निशा को कसम देकर मना कर दिया कि फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैंने निशा से कहा, कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुपकर देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ाकर क्यों चलती हैं। निशा ने मेरी बात मान ली और अगले दिन मैंने अपने दिमाग में सारा प्लान फिट कर लिया। घर पहुंची तो भाभी मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने भाभी को कहा, दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, मैं अभी लाकर देती हूँ। निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी दाल मुझसे ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर काटती रही। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाते हुए बाहर आईं। फिर भाभी किचन में चली गई और निशा भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर मैं दंग रह गई कि निशा भी लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने निशा का हाथ पकड़कर पूछा, निशा, क्या मालूम हुआ? निशा परेशान लग रही थी। उसने कहा, स्नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती हैं। उस खिड़की से निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ाकर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर चोट की वजह से वापस आ गई। यह सब सुनकर मैं निशा को लेकर चुप हो गई और सोचा, अब सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। निशा और भाभी की हरकतें मुझे अजीब लग रही थीं। फिर एक दिन जब भाभी कमरे से बाहर निकली और लंगड़ाते हुए चलने लगीं, तो मैंने उनसे पूछा, भाभी, दाल कहाँ गई? भाभी ने कहा, वह तो मैंने खा ली, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और भाभी लंगड़ाते हुए घर के काम करने लगीं। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने भाभी की आवाज़ सुनी। भाभी निशा को बुरी तरह से डांट रही थी और निशा रो रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट गया। जब मैं छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गईं। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? निशा ने भी अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले आई। कमरे में आकर मैंने पूछा, भाभी, तुम्हें क्यों डांट रही थीं? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी, मुझे क्यों डांटेंगी? वह तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने कहा, निशा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। तुमने जो मुझे बताया था वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन मैं अपने दिमाग में सारा प्लान बनाकर आई थी। घर पहुंची तो भाभी ने मुझसे दाल लाने को कहा।
मैंने निशा को समझाया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर बुलाऊंगी, तुम उनके कमरे में छुप जाना। निशा ने हाँ कह दिया। मैंने भाभी को आवाज दी और कहा, भाभी दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूं। निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैंने भाभी को दाल दी और वे खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर लगा रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाते हुए बाहर आईं। फिर भाभी किचन में चली गईं। निशा भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। ये देखकर मैं दंग रह गई कि निशा भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने निशा का हाथ पकड़कर पूछा, निशा बताओ, मुझे क्या मालूम हुआ? निशा परेशान लग रही थी। उसने कहा, स्नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती हैं। उस खिड़की से निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ाकर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर चोट की वजह से वापस आ गई। यह सब सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे भाभी के राज का पता लगाना था। अगले दिन मैं भाभी के कमरे में छुपकर देखने का प्लान बना रही थी कि भाभी की हरकतों का सच जान सकूं। मैंने निशा को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी न बताएं। वह बोली, पागल तो मैं हूं नहीं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने निशा को एक किताब दे दी और कहा, तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं या फिर न बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थीं, मगर मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थीं। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर मैं सोती रही। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज आई, मैं घबराकर उठ बैठी और भागती हुई बरामदे में गई तो मैंने भैया, भाभी और निशा को देखा। मुझे लगा निशा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी वह फोन पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, स्नेहा, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसे नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा निशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है? भैया की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम निशा से मुझे यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैं डर गई थी। मैंने जोर से ना में सिर हिला दिया और कहने लगी, भैया, हमारी निशा ऐसी नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील, आप बिना सबूत इतना गुस्सा न करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भैया भाभी को घूर घूर कर देख रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें नहीं हैं, बल्कि मैंने इन्हें अपनी बेटियां भी समझा है। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने निशा से पूछा, सच सच बता दो कि आखिर बात क्या है? वह रोते हुए कहने लगी, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चले जाएं, इसीलिए वह यह सब करके हमें भैया की नज़रों में गिराना चाहती हैं। मैं बोली, तुम फिक्र न करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिरेंगे। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा, भैया, आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना चले गए, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहें जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई। भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भैया, आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया ने दरवाज़ा खोल लिया और हम अंदर दाखिल हुए। भाभी अंदर कमरे में नहीं थीं। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी।
भैया ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आईं। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थीं। भैया भी खिड़की से कूद गए और मैं और निशा भी मुश्किल से खिड़की से उतर पाए। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए। वहां एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनाने के लिए आते थे। जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए। भैया के तेवर खतरनाक हो चुके थे। वह बोले, पयाल, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। भाभी बोली, सुनील, भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते थे कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह कहने लगी, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसके कारण पति मुट्ठी में आ जाता है, इसीलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से निशा पर ध्यान नहीं दे पाई। निशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे निशा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नजर आया। उसमें उसने निशा की बहुत तारीफ की थी। मैंने वह खत निशा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत भैया को बता दूंगी, इसीलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर निशा मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी पूरी होगी। मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज्य जान चुके हैं। मैं आपसे माफी चाहती हूं कि मैं निशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने निशा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर निशा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर रविता अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की पर उसकी नजर है। निशा रोने लगी और बोली, भैया, घर में सुन्नपन और अकेलापन था, जिसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल पड़ी, वरना मुझे रवि में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए। उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गईं और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।